तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम जो आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं और उसका चैप्टर का नाम है शेयर स्ट्रेस इन बीम। बेसिकली दोस्त, इसके 2 लेक्चर हम रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो लेक्चर जाकर देख लो, क्योंकि आप जो अगर सीरियल बाय लेक्चर देखते हो तभी आपको समझ में आता है। बीच में अगर कहीं एंटर करके लेक्चर देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। बेसिकली जो अभी का लेक्चर ये 3rd लेक्चर है और ये जो लेक्चर है इसी में हम पूरा ये जो चैप्टर नंबर 6 को ख़त्म कर देंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक रह गया था, जैसे कि शेयर फ्लो और शेयर सेंटर, ये दोनों टॉपिक रह गए थे। और ज़्यादा ये दोनों टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आते ही नहीं है एग्जाम, कोई एग्जाम में नहीं आता। कभी कभार एक आध नंबर का पूछ देता है तो वो बात अलग है, लेकिन तो अब यहाँ सिलेबस में है तो हमें पढ़ना ही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेयर फ्लो। तो अब शेयर फ्लो क्या है? तो बेसिकली शेयर फ्लो एक जो शेयर फ्लो होता है ना दोस्त, ये बेसिकली आई और टी सेक्शन के लिए यूज होता है, समझ गए ना। आई और टी सेक्शन के लिए यूज होता है। जैसे कि जब हम यहाँ पे ये आई सेक्शन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर शेयर फोर्स अप्लाई हो रहा है किसी आई सेक्शन पे या कोई किसी टी सेक्शन पे, यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे टी सेक्शन है, तो किसी आई सेक्शन पे किसी टी सेक्शन पे कोई भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, तो ये फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, कि पूरा जो सेक्शन है उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर यहाँ पे रेक्टेंगल होता या तो सर्कुलर होता या तो ट्रायंगल होता तो इसका केस डिफरेंट था। लेकिन अगर यहाँ पे आई सेक्शन है, यहाँ पे टी सेक्शन है, क्योंकि ये दोनों के ना एक लेयर बन रही है, यहाँ पे भी एक पतली सी लेयर बन रही है, यहाँ पे पतली सी, और टी सेक्शन में भी पतली सी लेयर बन रही है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ये देखना है। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है। तो शेयर फोर्स जो है, शेयर फ्लो जो है इसे बोलते हैं शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ, है ना, शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो देखो यहाँ पे एक डिफिनेशन देख लेते हैं। इट इज वाल्ड मेंबर लाइक आई सेक्शन और टी सेक्शन। बेसिकली ये एक वाल्ड मेंबर है ना, जो आई सेक्शन और टी सेक्शन के लिए यूज होता है ना। शेयर फोर्स इज द शेयर फ्लो इज द शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ। मतलब ये एक डिफिनेशन हो गया कि शेयर फ्लो को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो शेयर फोर्स पर यूनिट लेंथ, इससे अगर करेंगे तो शेयर फ्लो आ जाएगा। तो बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला हम देख लेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम यहाँ पे कि इसे क्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय क्यू। बेसिकली दोस्त ये क्यू से डिनोट किया जाता है। क्यू मतलब शेयर फ्लो। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाता है, हमने इसके पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था इसके पहले, कि एस ए वाई बार अपॉन आई, ठीक है। क्योंकि हमने इसके पहले जो हमने स्ट्रेस निकाले थे, तो वहाँ पे एक्चुअल स्ट्रेस हमने इसके पहले निकाले थे ना, इसके पहले वाले लेक्चर में तो हमने, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे बी ऐड कर देते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, बी ऐड नहीं करना है। अगर बी ऐड नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शेयर फ्लो। और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर एमएम। और इस तरह से भी लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर। तो पर एमएम हो जाएगा, ये तो न्यूटन पर एमएम हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ है। अगर हम देखना चाहें कि आई सेक्शन और टी सेक्शन पे शेयर फोर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हम देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर यहाँ पे बना लेते हैं, आई सेक्शन बना लिए हम, ठीक है। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आई सेक्शन बना लिए। तो अगर यहाँ पे कोई भी फोर्स लग रहा है, शेयर फोर्स इस तरह से, तो ये सबसे पहले ये वाले ऊपर वाले लेयर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहे हैं दोस्त, तो सबसे पहले ऊपर वाले लेयर पे ना उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो ऊपर वाले लेयर पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्या कर रहा है, आपने जो फोर्स है, जो फोर्स पूरे पोर्शन पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब यहाँ से जाएगा, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फिर यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देखो कि अगर ये शेयर फोर्स ऊपर से नीचे की आ रहा है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसे अपोज करने के लिए भी लगाएगा ना फोर्स। तो इसे अपोज करने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। फिर यहाँ से भी ये भी, अब जब ये लग रहा है तो ये भी कुछ पार्ट इसमें शामिल हो गया ना, क्योंकि ये पूरा लोड, जो यहाँ पे पूरा लोड आ रहा है, जो कौन बियर कर रहा है, ये नीचे वाले पोर्शन बियर कर रहा है ना। हमारे ऊपर जो पूरा बॉडी लग रहा है, पूरा हमारे कोई भी मटेरियल पे जब लोड लगता है तो नीचे वाले पोर्शन पे वो पूरा लोड लग जाता है। तो यहाँ पे ये भी उसे अपोज करने की कोशिश करेगा। तो ये इधर से होगा, ये इधर से होगा, ठीक है। ये इसका डायग्राम बन गया है।
तो आई होप दोस्तों ये समझ गए होंगे आप कि क्या क्या होता है शेयर फ्लो। बेसिकली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कभी कभार एक आध नंबर का पूछ लेते हैं, गेट एग्जाम तो आता ही नहीं है। हाँ, अगर आप पीएससी का एग्जाम दे रहे हो या एसएससी जेई का एई का एग्जाम दे रहे हो, कोई एक नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें एक आध नंबर का आ जाता है कि शेयर फ्लो क्या होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें पूछ दिए जाते हैं। तो आप एक बार ओवरव्यू कर लेना, ठीक है। इसके बाद चलते हैं दोस्त शेयर सेंटर में। शेयर सेंटर क्या होता है वो देख लेते हैं। देखो दोस्त, शेयर सेंटर क्या होता है? तो शेयर सेंटर बेसिकली एक पॉइंट है। शेयर सेंटर किसी बीम है, मतलब कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम के ये लास्ट पॉइंट पे कोई एक पॉइंट है जहाँ पे कोई शेयर फोर्स लगाते हैं, तो वो जो शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स के कारण ये जो बीम है वो ब्रेक नहीं होता है, ना ही ट्विस्ट होता है, ना ही बेंड होता है, ठीक है। तो वो हो गया शेयर फोर्स। तो देखो, शेयर वो हो गया शेयर सेंटर। तो हम समझ लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम एक स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ पे डिफिनेशन पहले लिख लेता हूँ। at which without crushing and twisting, ठीक है। तो शेयर सेंटर को बेसिकली हम ज़्यादातर इसे ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो ये देखो, जैसे कि हम अज्यूम कर लेते हैं, ये जो है सी मतलब क्या हो गया? सेंट्रोइड। सेंट्रोइड। ओ मतलब क्या हो गया? ओ मतलब क्या हो गया? ओ मतलब हो गया शेयर सेंटर। जैसे कि अगर हम कोई स्ट्रक्चर देखकर समझने की कोशिश करेंगे, तो मान लेते हैं कि ये एक बीम है, मान लेते हैं इस टाइप का एक बीम है, ठीक है। तो इस टाइप का एक बीम है, तो इसमें शेयर सेंटर क्या होगा? शेयर सेंटर होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे शेयर सेंटर होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर लोड अप्लाई कर रहे हैं इस पॉइंट में, तो यहाँ पे जब लोड अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी प्रकार का ट्विस्टिंग नहीं हो रहा, ना ही किसी प्रकार का बेंडिंग हो रहा, ना ही किसी प्रकार का क्रशिंग हो रहा है, ठीक है। अब एक और बना लेते हैं, अगर देखें इस तरह से देखना चाहें, अगर हम यहाँ पे इस तरह से देखना चाहें, देखो ये जो वही स्ट्रक्चर है ये, लेकिन अगर यहाँ पे हम लोड अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोड अप्लाई करें,
यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे स्ट्रक्चर करें तो यहाँ पे लोड कहाँ अप्लाई होगा, यहाँ पे लोड इस पॉइंट पे अप्लाई होगा। जब ये इस पॉइंट पे यहाँ पे लोड अप्लाई होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसे क्रश करने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। जब यहाँ पे लोड यहाँ पे अप्लाई होगा तो इसे क्या करने की कोशिश करेगा, क्रश करने की कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे क्रश करने की कोशिश नहीं करेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्त कि शेयर सेंटर ज़्यादातर कहाँ पे होता है, शेयर सेंटर ज़्यादातर कहाँ पे होता है वो देखते हैं हम। देखो, सेक्शन विथ 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखो दोस्त, अगर हमें शेयर सेंटर फाइंड आउट करने की कोशिश करें, बोल देगा कि यहाँ पे शेयर सेंटर निकालो, इस स्ट्रक्चर का शेयर सेंटर निकालो, तो हमें एकदम बेसिक से चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा कि शेयर सेंटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो शेयर सेंटर निकालने के लिए यहाँ पे ना मैं एक तरीका बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाए कि शेयर सेंटर यहाँ पे, इसका शेयर सेंटर यहाँ पे है। देखो, तो बेसिकली हम क्या करते हैं ना, वेर एक्स एक्सिस एंड y axis meet together, that point is known as शेयर सेंटर। जैसे कि अगर हम रेक्टेंगल की बात कर लें तो रेक्टेंगल में शेयर सेंटर कहाँ होगा, जैसे कि हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल मान लेते हैं, पहला क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में शेयर सेंटर कहाँ होगा, रेक्टेंगल में शेयर सेंटर इसके मिड पॉइंट पे आएगा। ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे है, क्योंकि मिड पॉइंट इसके बीच का पॉइंट है ना, मिड पॉइंट इसके बीच का पॉइंट है। अगर इससे भी इधर से भी इसे काटने की कोशिश करें तो ये दो बराबर भागों में डिवाइड होगा। अगर इस सिमेट्री इस एक्सिस से काटने की कोशिश करें तो दो बराबर भाग होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इसका शेयर सेंटर भी है। ठीक है, यहाँ इसका शेयर सेंटर भी है और यहाँ पे इसका सेंट्रोइड भी है। मतलब सेंट्रोइड होता है बीच का पॉइंट। ठीक है, मतलब किसी बॉडी का बीच का पॉइंट जहाँ से बॉडी बैलेंस होता है उसे बोलते हैं सेंट्रोइड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आई सेक्शन के बारे में, देखते हैं कि आई सेक्शन का क्या होता है। देखो, अगर आई सेक्शन के बारे में बात करें तो इसमें इसमें शेयर सेंटर कहाँ पे होगा, इसमें शेयर सेंटर यहाँ पे होगा ना। ये बीच से काट रहे हैं तो दो बराबर भागों में बढ़ रहा है, अगर बीच से काटेंगे तो दो बराबर भागों में, मतलब सिमेट्रिक भाग पार्ट में डिवाइड हो रहा है। अगर इसे इधर बीच से काटेंगे तो ये भी सिमेट्रिक पार्ट से डिवाइड होगा, तो इसका शेयर सेंटर यहाँ पे होगा, मतलब कि इसका सेंट्रोइड भी यहीं पे होगा, मतलब इसका शेयर सेंटर यहाँ पे होगा और सेंट्रोइड भी यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ओ मतलब शेयर सेंटर और सी मतलब सेंट्रोइड। ठीक है, अगर हम टी का निकाले तो टी का क्या होगा, देखना ध्यान से। टी का क्या होगा, अगर देखो जब हम वाई एक्सिस से इसका एक लाइन ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस मतलब, तो यहाँ पे होगा, लेकिन एक्स एक्सिस करेंगे तो एक्स एक्सिस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, एक्सिस यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका मतलब देख लो कि इसका शेयर सेंटर कहाँ होगा। मैंने बताया था कि जहाँ पे टू एक्सिस आपस में मिलते हैं वहाँ पे शेयर सेंटर होता है। मतलब यहाँ पे इसका दो एक्सिस कहाँ पे मीट कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है ना, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा इसका, यहाँ पे क्या होगा इसका शेयर सेंटर। लेकिन ये पॉइंट पे इस स्ट्रक्चर को बैलेंस नहीं कर रहा है, बैलेंस कर रहा है कहाँ पे, यहाँ पे करेगा, टी सेक्शन में यहाँ पे बैलेंस करेगा, तो मतलब कि यहाँ पे इसका सेंट्रोइड होगा। ठीक है,
वैसे ही इस स्ट्रक्चर की बात कर ले, हम अगर एल साइज में देखेंगे, अगर एल स्ट्रक्चर का देखेंगे ऐसे, तो अगर इसका हम शेयर सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो इसके जो है पार्ट का एक्स एक्सिस डाउन, पहले एक्स एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस इस तरह से बन गया, फिर इसका वाई एक्सिस बनाएंगे, वाई एक्सिस भी इस तरह से बन गया। अब देखेंगे कि इसका शेयर सेंटर कहाँ है, क्योंकि दो एक्सिस आपस में यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, है ना, ये मतलब शेयर सेंटर ये हो गया। और इसको जो है बैलेंस कहाँ पे कर रहा है, बैलेंस तो यहाँ पे करेगा नहीं, क्योंकि ये बीच का पॉइंट है, इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका सेंट्रोइड हो गया। ठीक है दोस्त, इतना ही था, इसको जो है पूरे चैप्टर में इतना ही हमें पढ़ना था। इस नंबर से एक आध, इस जो है ये टॉपिक से एक आध नंबर के पूछ देगा तो हमें घबराने वाली बात नहीं है। हमें ध्यान रखना कि जहाँ पे दो एक्सिस आपस में मीट कर रहे हैं वहाँ पे शेयर सेंटर होगा। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन से हमें समझ में आएगा कि क्या यहाँ पे क्या करना नहीं करना। ठीक, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हो एक क्वेश्चन है और अच्छा सा क्वेश्चन है, उसी टॉपिक पे बेस है, और इस तरह का क्वेश्चन हमने कई बार बनाया है तो हमें आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है, अ लैमिनेटेड वुडन बीम 120 mm 180 mm डीप इज मेड ऑफ 120 mm इंटू 60 mm प्लैंक। मतलब कि एक वुडन बीम है, ठीक है, हम यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रक्चर कि एक क्या है, एक वुडन बीम है, इस तरह का वुडन बीम है। ठीक है, इस तरह का वुडन बीम है, इसकी डायमेंशन क्या है 120 mm, मतलब कि ये 120 mm है, और डीप कितना है 180 mm है, 180 mm है ना, 180 mm है ये। अब आगे क्या कर रहा है, इज मेड ऑफ 120 mm एंड 60 mm प्लैंक। मतलब ये जो प्लैंक बना हुआ है ना, ये 3 छोटे छोटे प्लैंक से मिलकर बना हुआ है, और इसके जो विड्थ क्या है, इसका डायमेंशन क्या है 120 mm 60। तो मतलब इसके 3 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60, ये 20, ये 180। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 60 है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 60 है, फिर यहाँ से यहाँ तक लेकर ये 60 है। ठीक है, ये 60 है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहा है, यहाँ दिया क्या दिया गया है, ग्लूड टुगेदर टू रेजिस्ट लॉन्गिट्यूडनल शेयर। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पेन ऑफ 4 मीटर। मतलब कि यहाँ पे ये जो बीम है ना, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है देखो, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, इफ द अलाउबल शेयरिंग स्ट्रेस ग्लूड जॉइंट इज 0.5 न्यूटन पर mm²। मतलब कि यहाँ पे मैक्सिमम टाउ दिया हुआ है, टाउ की वैल्यू दिया है, टाउ की वैल्यू क्या है, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 मेगापास्कल दिया हुआ है, समझ गए। तो निकालना, द सेफ यूडियल द बीम कैन कैरी इज डैश। मतलब कि यहाँ पे यूडियल की वैल्यू निकालना, मतलब यूडियल मतलब डब्ल्यू की वैल्यू क्या होगा, किसमें निकालना, न्यूटन, किलो न्यूटन पर mm ना, अब किलोमीटर पर mm है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से निकाल लेंगे, चलो ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, क्योंकि हम जब ये इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो पहले उसका न्यूट्रल एक्सिस सॉल्व कर लेते हैं। तो न्यूट्रल एक्सिस बना लेते हैं, तो न्यूट्रल एक्सिस ये बीच से होता है, ये न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, अब देखो, क्योंकि चलो आगे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे यूडियल है, एक लगा हुआ है यूडियल, तो यूडियल इस तरह से होगा। तो यहाँ पे एक क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, तो यहाँ पे एक रिएक्शन होगा, यहाँ पे भी एक रिएक्शन होगा, यहाँ यूडियल लगा हुआ इस तरह से। अज्यूम करते हैं कि ये यूडियल की वैल्यू W किलो न्यूटन है पर मीटर। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, W हमें अज्यूम करने में क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे इसका कितना लेंथ है, इसका 4 मीटर लेंथ है, ये 4 मीटर दिया, 4 मीटर लेंथ है। तो अब देखो, क्योंकि हम इसे अज्यूम कर लेते हैं ये A है, ये B है, तो यहाँ पे रिएक्शन फोर्स आएगा ना, RA इक्वल टू RB इक्वल टू, क्योंकि हम इसे सबसे पहले क्या में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो RA यहाँ पे हो गया, फिर RB यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इस टोटल लोड को यहाँ से टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिड पॉइंट पे आ जाएगा, यहाँ 20 पॉइंट पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा, है ना, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका लोड टोटल कितना हो जाएगा 4W।
जब यहाँ 4W हो गया तो ये पूरा लोड जो है आधा इस पर अप्लाई होता है, आधा इस पर अप्लाई होता है, तो कितना होगा 2W इधर हो गया और 2W इधर हो गया। तो अगर इसका जो है हम निकालने की कोशिश करेंगे, इसका SFD बनाने की कोशिश करेंगे, इसका मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालने की कोशिश करेंगे, तो मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, जैसे कि ये तो ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है, ये 2W ऊपर जा रहा है, यहाँ से अपर की तरफ 2W ऊपर जा रहा है, फिर ये यहाँ से नीचे से 2W ऊपर जा रहा है, मतलब कि नीचे से 2W, यहाँ पे भी 2W नीचे से। अब देखो पहले 2W ऊपर से था, फिर 4W नीचे जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ पे आएगा तो 0 आ जाएगा, फिर 0 से लेकर 2W नीचे आएगा, समझ गया ना। तो अब देखो कि जब सिंपली सपोर्टेड बीम पे यूडीएल लगा होता है तो शेयर फोर्स कैसा बनता है, शेयर फोर्स बनता है लीनियर बनता है, ठीक है। तो लीनियर हम इस तरह से करेंगे, पहले क्या डिक्रीज हो रहा है फिर इंक्रीज हो रहा है, मतलब ये हो गया। तो मतलब कि कहने का मतलब कि मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स हो जाएगा 2W किलो न्यूटन, ठीक है। हमें कैसे निकाले हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर ऊपर की तरफ जाए तो 2W आएगा, यहाँ पे आएगा तो 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा तो 2W, मतलब ये माइनस में है, समझ गए ना। क्योंकि पहले तो इधर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर से ऊपर जा रहा है, मतलब नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स 2W किलो न्यूटन हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है टाउ मैक्सिमम पे रख के W की वैल्यू निकालना है। तो चलो कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला मैंने इसके पहले बताया था, प्रूफ करके भी दिखाया था कि टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है। हमने जो ये डायग्राम बनाया है ना, हम इस वैल्यू को निकालने के लिए पूरा डायग्राम बनाया है। तो हम बेसिकली हमारे पास जगह नहीं है तो इस पूरा डायग्राम को मिटा देते हैं, ठीक है, ये रहने देंगे। देखो हमें पता है कि टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ मैक्सिमम है ना, टाउ मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है, SA बार, ठीक है, अपॉन IB, ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें S की वैल्यू तो निकल गई, और क्या है, टाउ मैक्सिमम की वैल्यू भी निकल गई। अब निकालना है AY बार की वैल्यू निकालना है। अब AY बार की वैल्यू कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ से लेकर के ना ये हम इसे पार्सल एरिया कंसीडर कर लेते हैं, ये इसका पार्सल एरिया कंसीडर किए हुए हैं। तो चलो देखते हैं, क्योंकि हमें A इंटू वाई बार निकालना है, तो A इंटू वाई बार किसके लिए निकालना है, हमें पार्सल एरिया के लिए निकालना है ना। तो पार्सल एरिया के लिए A इंटू वाई बार क्या होगा, जैसे हम यहाँ पे A इंटू वाई बार पहले निकाल लेते हैं। चलो देख, तो A एरिया क्या है इसका, तो इसका जो एरिया है ना, रेक्टेंगल है बेसिकली, तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा, पहले यहाँ से देखना 120, क्योंकि ये ब्रीथ है 120 है, और उसके बाद क्या है, इसकी डीप कितना है 60। अब देखो वाई बार कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं वाई बार निकालने के लिए, इसके जो एक्सिस पॉइंट से अबव पार्सल एरिया के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं, है ना। एक्सिस पॉइंट से अबव, ये एक्सिस पॉइंट से बिलो, तो हम एक्सिस पॉइंट से अबव तक का इसके जो पार्सल एरिया के बीच का पॉइंट का जो डिस्टेंस आता है उसे वाई बार बोलते हैं, समझ गए ना। तो यहाँ पे वाई बार निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है 60 है, फिर इसका भी डिस्टेंस 60 है, तो इधर से आधा और इधर से आधा, मतलब कि 30 इधर से 30 इधर से, कितना होगा 60 हो गया, है ना, 60 हो गया यहाँ पे। तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा। देखो अब कितना आता है कैलकुलेट करने पे, वो भी देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये आ रहा है 4 3 2 1 2 3, इतना इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, इसके वैल्यू इतना आ रहा है। अब हम इसे साइड में लिख लेते हैं ताकि हमें बाद में आसानी हो कैलकुलेट करने के लिए। तो A इंटू वाई बार क्या है 4 3 2 3 टाइम 0, ठीक है, ये आ गया। अब हम I की वैल्यू निकालते हैं। अब I की वैल्यू निकालेंगे कैसे, क्योंकि I जो है ये जो है ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट बाहर है, तो ये पूरा सेक्शन के लिए होगा I, समझ गए ना। तो I की वैल्यू निकालेंगे, I कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें पता है I की वैल्यू क्या होता है फॉर रेक्टेंगुलर के लिए, BH3/12 होता है ना। तो देखो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो देखो B क्या है, B पूरा B है, B से 120 है ना, और I क्या है, मतलब हाइट क्या है टोटल पूरे के लिए 180, तो 180 पे पावर क्यू कर देंगे अपॉन 12 कर देंगे, ठीक है। तो हम अगर कैलकुलेट इसे करने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो इसका मतलब ये आ रहा है I की वैल्यू क्या आ रहा है, I की वैल्यू आ रहा है 5832 1 2 3 4, ठीक है, इतना आ रहा है। तो हम I की वैल्यू भी यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो
तो 5 8 3 2 1 2 3 4। ठीक, अब इतने जो सारे वैल्यू है ना, सारे वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में रख देंगे तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, चलो देख लेते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे ये जो कितना शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितना दिया, 0.5 है ना, 0.5 दिया हुआ है मेगा पास्कल, और एस की वैल्यू कितना दिया हुआ, 2 डब्ल्यू है ना, और ए की ए इंटू वाई बार की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 3 2 1 2 3। ठीक है, ये दिया हुआ है। और आई की वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, 5 8 3 2 1 2 3 4। ठीक है, और बी कितना है, बी है, इसके लिए बी ब्रीथ क्या है, 120 हो गया। तो बेसिकली हम यहाँ पे डब्ल्यू की वैल्यू निकालेंगे, तो डब्ल्यू की वैल्यू निकालने के लिए सारे जितने भी टर्म है इसको इधर लेके चलाएंगे, तो यहाँ पे डब्ल्यू बच जाएगा, तो डब्ल्यू निकाल लेंगे आराम से। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ऐसे W इक्वल टू क्या आ रहा है, 4050 न्यूटन आ रहा है। ऐसे इससे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W इक्वल टू, ये न्यूटन पर मीटर है भाई, न्यूटन पर मीटर है, तो इसे कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4.050 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने ये सारे निकाला है। अगर कहीं भी डाउट्स है तो आप हमें बताना, ठीक है, आप हमें बताना, और साथ ही साथ हमें कमेंट करना, मैसेज करना कि कैसे, अगर आपके डाउट्स क्लियर नहीं हुआ है, कहीं पे डाउट्स है तो आप हमें कमेंट मैसेज करके पूछ लेना कि या कहाँ पे डाउट है, नहीं डाउट है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन है, और ये डिफरेंस का क्वेश्चन है, अलग कॉन्सेप्ट बेस है। कॉन्सेप्ट तो वही है लेकिन अलग तरह का क्वेश्चन है, इसे समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्वेश्चन में है। अ बीम ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन, मतलब एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का कोई बीम है जिसकी डायमेंशन क्या है, 100 mm इंटू 300 mm, कैरिड सर्टेन लोड, मतलब इस पर कोई लोड लगा हुआ है ना, सच दैट द बेंडिंग मोमेंट एट अ सेक्शन ए। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई इस तरह का लोड है, ठीक है, इस तरह का बीम है, इसमें कोई सेक्शन कंसीडर किया गया, मतलब सेक्शन ए, अज्यूम कर लेते हैं यहाँ सेक्शन ए है, फिर सेक्शन ए पे क्या है, ए पे मोमेंट लगा हुआ है, मान लेते हैं कि ए पे मोमेंट लगा हुआ एम, चलो ए पे मोमेंट लगा हुआ एम लगा हुआ है। ठीक है, एंड अट अनदर सेक्शन बी, मतलब यहाँ पे अज्यूम करते हैं ये सेक्शन बी है, ठीक है, इज एम प्लस सी, मतलब कि यहाँ पे एम है, एम प्लस सी होगा तो यह ऊपर चला जाएगा ना, एम प्लस सी, मतलब कि यहाँ पे आ गया एम प्लस सी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये एम है, फिर एम प्लस सी हो गया, मतलब एम में कुछ जुड़ गया तो एम प्लस सी हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेक्शन ए एंड सेक्शन बी इज 0.5, मतलब कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 0.5 है। ठीक है, 0.5 मीटर है ना, 0.5 मीटर। ठीक है, देर आर नो एक्सटर्नल लोड एक्टिंग बिटवीन द टू सेक्शन, यहाँ इन दोनों के बीच में कोई भी एक्सटर्नल लोड लगा हुआ नहीं है। इफ द वैल्यू सी इज 10,000 न्यूटन मीटर, तो मतलब कि सी की वैल्यू क्या दिया हुआ, 10,000 न्यूटन मीटर दिया हुआ है, तो द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस विल बी। तो बेसिकली ये जो बीम है वो रेक्टेंगुलर सेक्शन का, मतलब कि रेक्टेंगुलर सेक्शन मतलब ये इस तरह से है, ये इस तरह से बना हुआ है ना, इस तरह से बना हुआ है, इस तरह, मतलब इसका पार्ट जो क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर है। जहाँ पे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए, तो फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन क्या होता है, टाउ मैक्सिमम क्या होता है, 3/2 टाउ एवरेज, ये वाला फॉर्मूला होता है ना। और ये क्या 3/2 है, और ये क्या है, S/A है ना, मैंने बताया था ये वाला। चलो कोई नहीं, देख लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर जान रहे हैं तो हमें पता है ना, एक फॉर्मूला पता है, क्या पता है फॉर्मूला, कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे ऐसे बना के लिख देता हूँ। हमें फॉर्मूला पता है कि dm/dx इक्वल टू क्या होता है, S होता है ना, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाया था जब हम SFD BMD बना रहे थे, ये वाला फॉर्मूला पढ़ाए थे ना, कि जब हम मोमेंट को x के रिस्पेक्ट में
डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, शेयर फोर्स आएगा। तो चलो देखो, क्योंकि ये मोमेंट जो है ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या आ रहा है, ये सी है, सी, क्योंकि ये बढ़ रहा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, सी है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम जूम कर लेते हैं, ये एक्स है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक्स है। तो हम क्या करेंगे, देखो जैसे कि ये क्या हो गया, डी एम क्या हो गया, सी हो गया, यहाँ पे ये एक्स हो गया, क्योंकि ये इतना डिस्टेंस क्या हो गया, सी हो गया, डी एम सी हो गया, इतना डिस्टेंस एक्स हो गया, ये क्या हो गया, एस। तो सी इक्वल टू क्या हो गया, 10,000 और एक्स इक्वल टू क्या होगा, 0.5। ठीक है, तो एस अगर कैलकुलेट करेंगे तो एस कितना आ जाएगा, देखो एस कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, एस आ रहा है 20,000, एस कितना आ रहा है 20,000। तो एस इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ पे लिख देता हूँ एस इक्वल टू 20,000। ठीक है, अब देखो क्योंकि एस हमें निकल गया, एस हमारे पास निकल गया 20,000 है। ठीक है, तो अभी इस एस की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, एस कितना है 20,000। अब एरिया तो आराम से निकल गया ना, एरिया क्या दिया हुआ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, तो एरिया कितना है 100 × 300। ठीक है, तो अगर इसे काटने की कोशिश करेंगे तो कट जाएगा नहीं आराम से, इधर से 4 0 कट गया, इधर से 4 0 कट गया, है ना। अब देखो 3 से 3 इधर कट गया और 2 से 2 इधर कट गया, मतलब टाउ एवरेज क्या, टाउ मैक्सिमम कितना आ जाएगा, 1 मेगापास्कल। ठीक है, टाउ मैक्सिमम कितना आ गया, 1 मेगापास्कल। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसे कैलकुलेट किया, क्योंकि ये बस फॉर्मूला है, इसे फॉर्मूला की याद रखोगे तो सारी चीज़ें आपके सोल्व हो जाएगी। अगर ये फॉर्मूला नहीं भी याद है ना, तो हम उस वाले फॉर्मूला को यूज करके हम पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम कोई तैयारी कर रहे हो तो फॉर्मूले पे बेस जितना आप क्वेश्चन बना सकते हो उतना बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन बनाते हो तो टाइम को जो है टाइम रिड्यूस हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, तो आपको समय ज़्यादा मिल जाता है कोई भी जो डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दोस्तों यहाँ पे एक नया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ताकि डिफिकल्टी को काफ़ी बढ़ाया जा सके, है ना। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं करके जाते हो तो मतलब कि 2 नंबर का क्वेश्चन छूट जाओगे। अगर जो बंदा इस टाइप का क्वेश्चन करके जाता है वो बेसिकली रैंक अच्छा ला सकता है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन ना डिफिकल्टी को इंक्रीज कर देता है, और जो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाते हैं वही जो है इस टाइप का क्वेश्चन बना पाता है। तो चलो हम आगे देख लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, अ स्टील सेक्शन as shown in below is subjected to shear force of 175 kN, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो बेसिकली इसका शेयर फोर्स दिया हुआ है, मतलब कि शेयर फोर्स दिया हुआ है क्या है, 175 kN दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है, टाउ मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, क्योंकि हमें आई सेक्शन दिया हुआ है तो आई सेक्शन के लिए कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे हम फॉर्मूले में पुट के सारे वैल्यू निकाल लें। तो इसे निकालने के लिए ना हमें अलग ट्रिक अपनाना पड़ेगा। और कोई ट्रिक कैसा है, जैसे देखो कि ये जो स्ट्रक्चर है आई का स्ट्रक्चर है, इसमें ना पहले तो ये 2 स्ट्रक्चर मिलकर बना हुआ है। पहले तो एक रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर मिलकर बना हुआ है, मतलब कि इस तरह का स्ट्रक्चर मिलकर बना हुआ है, इस तरह का स्ट्रक्चर मिलकर बना हुआ है दोस्त। ठीक है, फिर उसके अंदर में ये क्या एक सर्कल बना हुआ है ना, सर्कल मतलब ये आधा सर्कल है, ये आधा सर्कल है, मतलब ये सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल है ना। अगर इसे दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो इस तरह से स्ट्रक्चर नहीं बन जाता है, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा आराम से, इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है कि नहीं। ये एक रेक्टेंगल है और ये हाफ सर्कल है, तो अगर इन दोनों को अरेंज कर दें तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, है ना। अब इसका देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 50 mm, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया 50 mm, मतलब इसका पूरा डायमीटर कितना है 100 mm का डायमीटर है ना, आराम से। अगर हम इसका न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो न्यूट्रल एक्सिस क्या हो जाएगा, ये होगा न्यूट्रल एक्सिस, मतलब ये n है, ये a है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है कि टाउ मैक्सिमम हमें फाइंड आउट करना है। टाउ मैक्सिमम तो क्या है, एस फिर ए वाई बार फिर आई बी। ठीक है, क्योंकि आई बी हमें निकालना है तो आई बी आराम से निकल सकता है। टोटल कितना है यहाँ से यहाँ तक, तो 250 mm है ना, यहाँ से यहाँ तक 250 mm है, और ये क्या है 100 mm। तो
इसमें से 250 में से 100 घटा देंगे तो बी की वैल्यू आराम से आ जाएगा, कितना आ जाएगा 150 mm आ जाएगा। ठीक है, तो अब चलो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, क्योंकि ए तो दिया हुआ, एस तो दिया हुआ 175 किलो न्यूटन है। अब ए इंटू वाई बार निकालेंगे, क्योंकि हमें ए इंटू वाई बार निकालना है तो सब हमें इतना का निकालना है, इतना का निकालना है ना, क्योंकि ये ऊपर जो है पार्शियल एरिया हम कंसिडर कर रहे हैं, सेक्शन ये है न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर का पार्शियल एरिया कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ से लेकर कम से कम ऊपर तक होना चाहिए, तो जिसमें ना हम वाई बार अगर निकालने यहाँ से, तो वाई बार यहाँ से कहाँ तक निकलेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकलेगा, है ना वाई बार, इसके बीच का पोर्शन तक वाई बार निकलेगा, इसके बीच का पोर्शन तक यहाँ पे वाई बार निकलेगा। ठीक है, इसके बीच का पोर्शन तक वाई बार निकलेगा। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए एरिया इंटू वाई बार निकालने के लिए यहाँ पे ना ध्यान देना कि हमें इतना तो दिया हुआ है, मैं एक रफ स्ट्रक्चर बनाता हूँ कि हमें इतना दिया हुआ है, इतना स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, इतना स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इतना का एरिया निकालना है इंटू वाई बार निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इतना जो पूरा है ना, यहाँ से लेके इतना स्ट्रक्चर बन रहा है, इसमें से सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो आराम से आ जाएगा, है ना, सेमी सर्कल को माइनस कर देंगे तो आराम से ये चीज़ें आ जाएगा। तो चलो हम देख लेते हैं, तो चलो हम इसको अच्छे से बना लेते हैं, जैसे कि ए इंटू वाई बार निकालना है, ए इंटू वाई बार। तो चलो हम क्या करेंगे, पहले ए इंटू वाई बार किसके लिए निकालेंगे, रेक्टेंगल के लिए, हम हाफ रेक्टेंगल है, ये हाफ रेक्टेंगल है, हाफ रेक्टेंगल, फिर माइनस क्या करेंगे, ए इंटू वाई बार किसका, सेमी सर्कल के लिए, तो सेमी सर्कल के लिए। ठीक है, तो अब चलो देख लेते हैं। तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जैसे कि यहाँ इसका डिस्टेंस कितना है, इसका डिस्टेंस यहाँ से टोटल कितना है 300 है, तो यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा कि नहीं, 150 हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले 150 लिखेंगे, फिर इंटू ब्रेथ कितना है यहाँ से यहाँ तक का, इसका ब्रेथ टोटल कितना है, तो यहाँ 250 हो गया, 250 हो गया। ठीक है, इंटू वाई कितना है यहाँ से, वाई है क्योंकि ये पूरा 150 है, तो यहाँ से यहाँ तक वाई कितना हो जाएगा 75 होगा कि नहीं, क्योंकि इसका आधा 75 होता है ना, फिर माइनस कर देंगे। अब सेमी सर्कल का निकालेंगे, क्योंकि सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, मतलब आधा इसका तो π/2 r² होता है ना, तो r² ये है, तो r जो r है जो रेडियस है, रेडियस कितना है 50 है इसका, तो 50 p² आ जाएगा, इंटू वाई कितना है, वाई तो इसके से आधा होगा ना वाई, ये जब इसका जो है ध्यान देना, इसका सेंटर कहाँ से निकलेगा, जब ऐसे होता है तो इसका सेंटर कैसे निकलता है, इसका सेंटर यहाँ से इस तरह से निकलता है। इसका सेंटर के लिए एक फॉर्मूला होता है, 4r/, इसका फॉर्मूला क्या होता है 4r/3π, हाँ 4r/3π ये फॉर्मूला आता है। इस बीच का सेंटर से यहाँ तक का सेंटर, इसको डिस्टेंस निकालने के लिए इसको फॉर्मूला अप्लाई करते हैं 4r × 3π, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे 4/3 है ना, r कितना है, r जो है 50 है ना, 50/π। ठीक है, ये अगर अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सबसे पहले यहाँ से देखो पाई से पाई कट गया है कि नहीं, पाई से पाई कट गया, देख लेते हैं आगे। मतलब इसका जो ए इंटू वाई बार आ रहा है, क्या आ रहा है 2729166.667, ये इसका वैल्यू आ रहा है, ए इंटू वाई बार के वैल्यू आ रहा है। तो हम यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ताकि बाद में हम इधर कैलकुलेट करें तो आसानी हो जाएगा। ए इंटू वाई बार का वैल्यू क्या आ रहा है 2729166.667 आ रहा है। ठीक है, अब आई निकालते हैं, आई की वैल्यू निकालते हैं। आई की वैल्यू कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं हम। आई की वैल्यू निकालते हैं तो बेसिकली आई जो है बाहर है, ठीक है, तो आई पूरा के लिए निकालेंगे, इस पूरे के लिए आई निकालेंगे। तो आई हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे में से पूरा आधा हाफ सर्कल को घटा देंगे तो पूरा का आई आ जाएगा ना। तो आई ये जो है आई की वैल्यू क्या हो गया
हमें पता है फॉर्मूला क्या है, BH3/12 होता है। अब सर्कल के लिए आई, मतलब सर्कल के लिए आई की वैल्यू क्या होती है, π/64 ये होता है ना, हाँ यही होता है, D⁴, यही फॉर्मूला होता है इसका। चलो हम देख लेते हैं, अगर फॉर्मूले में पुट करें तो इसका वैल्यू क्या आता है वो भी देख लेंगे हम। जैसे कि B है, B तो कितना है, ब्रीथ है 25 to 50 हो गया। H कितना है, H इतना, हाइट कितना 300 पे पावर क्यू हो गया अपॉन 12 हो गया यहाँ पे, -π/64 हो गया। और D कितना है यहाँ पे, चूँकि D है, डायमीटर कितना है 100 इसका, D⁴ हो गया, है ना। अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा वो भी देख लेते हैं हम। तो इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो सही आ रहा है ना, हाँ इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू सही आ रहा है, 557593750, ये आई की वैल्यू आ रहा है। तो आई की वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं, आई की वैल्यू क्या है 557593750, ये आई की वैल्यू आ गई। तो दोस्तों अब आराम से निकल सकता है, ठीक है, अब आराम से निकाल लेंगे इसका जो है आंसर। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले। टाउ मैक्सिमम हो गया ये SAY//B, ये है ना। तो S की वैल्यू क्या है 175 × 1000, ठीक है। उसके बाद ये इसके वैल्यू क्या है, A/Y का 2729166.667, ठीक है। अब ये डिवाइड कर देंगे कितना है, ये 55759, ठीक है, 3750। अब ब्रीथ कितना हो जाएगा, क्योंकि हम ब्रीथ 250 देख रहे हैं, 250 में से 100 पूरा घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 150 हो जाएगा, है ना। तो हम इसे कैलकुलेट अगर करें तो कितना हो जाएगा, कैलकुलेट करेंगे करने पे देखो, अगर इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका वैल्यू आ रहा है, टाउ मैक्सिमम क्या आ रहा है 5.7103 मेगापास्कल। तो इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आपको जो है इसका कैलकुलेशन समझ में आया होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना सभी का कैलकुलेशन एक जैसा है, बस कहीं कहीं कभी कभार जो है क्वेश्चन डिफरेंट तरीके से पूछ दिया जाता है, जिसके कारण जो है क्वेश्चन हमें समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पूरा जो है कॉन्सेप्ट एक ही चीज़ पे है, यही फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। और इसी फार्मूला पे आई कैसे निकालते हैं, वाई कैसे निकालते हैं, A/Y बार कैसे निकालते हैं, वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं डाउट्स है दोस्तों तो हमें पूछना, कमेंट करना, है ना, कि यहाँ पे ये समझ नहीं आया, वहाँ पे वो समझ नहीं आया, हमें टेलीग्राम ग्रुप में या तो कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताना, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। उसमें भी लोड निकालना था, यूडीएल पे लोड निकालना था, इसमें भी यूडीएल पे लोड निकालना है। देख लेते क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, द इंटेंसिटी ऑफ यूडीएल, मतलब कि यूडीएल निकालना है, विच व्हेन एक्ट ओवर द इंटायर स्पेन ऑफ 1 मीटर कैंटिलीवर बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ब्रेथ 100 mm एंड डेप्थ 200 mm would produce a maximum shear stress of 1.5। तो बेसिकली कहा गया है कि एक कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पूरे पे यूडीएल लगा हुआ है, ठीक है। और ये कैंटिलीवर बीम है 1 मीटर तक पूरा लंबा है, ठीक है। और ये कैंटिलीवर बीम का जो है क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल है, और क्रॉस सेक्शन जब रेक्टेंगल है तो इसका जो इसका डायमेंशन दिया हुआ है 100 mm 200 mm, और इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस भी दिया हुआ है। तो हमें निकालना क्या है, डब्ल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है।
सबसे पहले हमें टाउ मैक्सिमम दिया हुआ है ना 1.5 मेगा पास्कल दिया हुआ है। न्यूटन पर एमएम मतलब मेगा पास्कल नहीं होता है। तो बेसिकली एक क्या है वो है एक जो है एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम इस तरह से होता है ना, इसका एक एंड फिक्स होता है, एक एंड हवा में हैंग कर रहा होता है। इस पर क्या लगा, यूडीएल लगा हुआ है। इस तरह से अज्यूम कर लेते हैं इस यूडीएल की वैल्यू है W किलो न्यूटन पर मीटर। ये पूरा कितना तक फैला हुआ है, पूरा जो है 1 मीटर तक फैला हुआ है, पूरा 1 मीटर तक फैला हुआ है। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, यूडीएल की वैल्यू निकालना है। तो हमें पता है इसका फॉर्मूला, बेसिकली ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। जब रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, टाउ मैक्सिमम क्या होता है 3/2 टाउ एवरेज होता है ना। तो टाउ मैक्सिमम कितना, तो टाउ मैक्सिमम क्या हो जाएगा 3/2 S अपॉन ए, S अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलो हम इसका पहले सबसे पहले हम S निकालते हैं। S कैसे निकलेगा वो भी देख लेते हैं, क्योंकि हमें ना ये यूडीएल दिया हुआ है, यूडीएल को क्या करना है पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। तो पॉइंट लोड में इस तरह से होगा। पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए ना हमें W को इस पूरा टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो W को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1 किलो न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.5 मीटर, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 0.5 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ W लग रहा है तो इधर भी W लगेगा ना, क्योंकि जो जितना फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड की तरफ लगेगा वही फोर्स यहाँ पे रिएक्शन में भी वही फोर्स लग जाएगा। ठीक है, तो इधर भी W लगेगा, इधर भी W लगेगा। तो मतलब S इक्वल टू क्या होगा W किलो न्यूटन हो गया। समझ गए ना। अब देखो आराम से निकल जाएगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टाउ मैक्सिमम निकालना है। टाउ मैक्सिमम नहीं, W की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो टाउ मैक्सिमम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ 1.5 मेगा पास्कल, 3/2 दिया हुआ है। S कितना दिया हुआ, S दिया हुआ है, S दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है इसलिए W दिया हुआ है। ठीक है, बेसिकली इसकी वैल्यू किलो न्यूटन में निकालेंगे। और एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया जो दिया हुआ है 100 × 200, तो 100 × 200 दिया हुआ है। तो आराम से निकल जाएगा। ठीक है, अगर इसे निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे ये 1000 भी ले देता हूँ, नहीं रहने दो, किलो न्यूटन में निकाल लेंगे हम इसे। अगर हम इसे आराम से निकालने की कोशिश करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसका मतलब W इक्वल टू क्या हो गया, W इक्वल टू 20 न्यूटन हो गया। अगर हम इसे किलो न्यूटन चेंज करेंगे तो W इंटू 20 किलो न्यूटन, ये इसका ये आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आराम से कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको थोड़ा सा भी इस फॉर्मूले के बारे में पता है ना तो आप आराम से इसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक वैसे ही सेम क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है, वही फॉर्मूले पे बेस है। तो आप आराम से बना सकते हो क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। अगर वहाँ पे समझ नहीं आ रहा, खुद से समझ नहीं आ रहा, तो फिर हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है अ वुडन बीम 20 × 50 mm डीप सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पेन 5 मीटर। मतलब एक सिंपली सपोर्टेड बीम है और वो 5 मीटर तक स्पेन है। ठीक है, इट इज सब्जेक्टेड टू कॉन्सेंट्रेटेड लोड, मतलब कि यहाँ पे एक पॉइंट लोड लगा हुआ है। पॉइंट लोड कितना है 10 किलो न्यूटन अट अ सेंटर। ठीक है, द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इन द बीम। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख रहे होगे 20 mm × 50 mm, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल हो गया। और जो क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगल हो गया तो इसका मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है, तो देखो फॉर रेक्टेंगल क्या होता है, टाउ मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है 3/2 टाउ एवरेज होता है ना। तो बेसिकली हमें सबसे पहले देखना है कि एक तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस तरह से सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब इसका मतलब दोनों एंड पे एक रिएक्शन आएगा। ऐसा कॉन्सेंट्रेटेड
लोड है 10 किलो न्यूटन एट अ सेंटर, मतलब इसके बीच में यहाँ कितना है 10 किलो न्यूटन है, मतलब कि ये पूरा जो है 5 मीटर है, 5 मीटर है ना। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2.5 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 2.5 है, ठीक है। तो बेसिकली ये 10 किलो न्यूटन है। तो यहाँ पे आर ए अज्यूम कर लेता हूँ, यहाँ बी अज्यूम कर लेता हूँ। तो आर ए की वैल्यू क्या हो गया, ये लोड है ना, तो आधा इस पर अप्लाई होगा, आधा इस पर अप्लाई होगा, तो 5 किलो न्यूटन इधर, और आर बी हो गया तो 5 किलो न्यूटन इधर, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसका हम मैक्सिमम शेयर फोर्स रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एस एफ डी, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम शेयर फोर्स निकालना है। तो चलो यहाँ पे क्या रहा है, 5 किलो न्यूटन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ के 5 किलो न्यूटन, ठीक है। क्योंकि ये जो यहाँ पे कोई लोड लगा हुआ नहीं है, जो लोड जीरो होता है ना, जब लोड जीरो होता है तो शेयर फोर्स क्या होता है, लीनियर होता है, शेयर फोर्स कांस्टेंट होता है। शेयर फोर्स यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ क्या है 5 किलो न्यूटन। अब क्या है 10 किलो न्यूटन नीचे जा रहा है, तो मतलब यहाँ से 5 यहाँ पे आएगा तो जीरो आ जाएगा, फिर यहाँ 5 आएगा तो -5 आएगा, फिर यहाँ से ये जाएगा, फिर यहाँ पे 5 ऊपर जा रहा है, तो ये हो गया। तो बेसिकली देख रहे होगा कि यहाँ पे मैक्सिमम शेयर क्या होगा, मैक्सिमम शेयर फोर्स क्या हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 5 किलो न्यूटन। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, 3/2 S अपॉन A, ठीक है। तो ये क्या हो गया 3/2, तो यहाँ पे हो गया S क्या हो गया 5 × 1000, एरिया क्या हो गया 20 × 50, ठीक है। तो समझ जाओ कि यहाँ पे कैसे निकालना है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे 1 0 कट गया, फिर नीचे का नीचे 0 कट गया, ठीक है। अब 2 5 कितना क्या हो गया 10 हो गया ना। अभी ऊपर का 5 नीचे का 5 1 कट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया 15/2 हो गया इसका। तो टाउ मैक्सिमम कितना हो गया 7.5 मेगा पास्कल, ये इसका आंसर आ गया। दोस्तों ध्यान देना, ये सब क्वेश्चन आसान है, बस बारीकी आपको ध्यान देना कि कैसे सोल्व करना है, कैसे सोल्व नहीं करना। सारी चीज़ें याद रखोगे ना तो आराम से सोल्व होते चला जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोल्व कर लेना। तो दोस्तों ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बस इसका जो है कॉन्सेप्ट चेंज कर दिया गया है, इसका जो है क्रॉस सेक्शन चेंज कर दिया गया है। बाकी जो क्वेश्चन है इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे होगा क्या निकालना है, मैक्सिमम शेयर इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ बीम। तो क्रॉस सेक्शन क्या है, इसका ट्रायंगल क्रॉस सेक्शन है, और यहाँ पे एक कैंटिलीवर दिया हुआ, कैंटिलीवर पर यूडीएल दिया हुआ है। यूडीएल पे जो लोड है 10 किलो न्यूटन पर मीटर है, और कितना डिस्टेंस तक लोड लगा हुआ है 2 मीटर तक लोड लगा हुआ है। तो चलो यहीं से आसान से सोल्व करते हैं, क्योंकि हमें पता है जब ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन होता है तो मैक्सिमम स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर ट्रायंगल, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर ट्रायंगल सेक्शन टाउ मैक्सिमम क्या होता है, बेसिकली ट्रायंगल के लिए और रेक्टेंगल के दोनों के लिए एक ही होता है फॉर्मूला। तो 3/2 टाउ एवरेज, ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली अगर हम इसका निकालते हैं तो सबसे पहले हम इससे ना इसका ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये हो गया 3/2 S अपॉन A, ठीक है, ये हो गया। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, S की वैल्यू निकालना है। तो S की वैल्यू आराम से निकल जाएगा यहाँ से। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट यूडीएल है ना उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लोड आएगा बीच में, यहाँ पे 2 है, टोटल 2 मीटर है। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे 1 मीटर हो गया, यहाँ पे भी 1 मीटर हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये लोड कितना हो जाएगा, इस लोड को ना टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 किलो न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। जब यहाँ पे 20 किलो न्यूटन होगा तो इससे इसका मैक्सिमम लोड कितना होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है 20 किलो न्यूटन, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस मैक्सिमम कितना हो जाएगा 20 किलो न्यूटन ही हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस 3/2 को ऐसे लिखते हैं, एस कितना है 20 × 1000, ठीक है। अभी एरिया कितना हो गया, एरिया हो गया हाफ, इंटू बेस कितना है 100, और हाइट कितना है 300। तो आराम से निकल जाएगा, ठीक है। ऐसे इससे काटने की कोशिश करेंगे तो कैसे कटेंगे, 4 0 यहाँ से कट गया, यहाँ से 2 2 4 0 कट गया, ठीक है। अब 3 का 3 इधर से कट गया, 2 2 इधर से कट गया, है ना। इसका टाउ मैक्सिमम कितना आ जाएगा
2 मेगा पास्कल, मेरे ख्याल से यही आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर ये है, ठीक है। आई होप दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि मैंने जितना भी समझाया होगा। अभी अगर कहीं भी डाउट्स है तो हमें पूछ लेना, ठीक है। अगर नहीं पूछेगा तो डाउट्स हमेशा बने रहेंगे दोस्त। तो ठीक है दोस्त, आज के इस लेक्चर में मैं ये लेक्चर को इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद कुछ आगे का लेक्चर है उसे हम कंटिन्यू करेंगे, और इसके बाद जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 7। वो क्या है, डिफ्लेक्शन है। वहीं से मेन जो है क्वेश्चन आना स्टार्ट होता है। और उसके बाद बहुत सारे टॉपिक्स है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक 13 तक टॉपिक है। पूरा टॉपिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। 7 से 10 तक जो टॉपिक है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेथड है और सारे मेथड को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो खुश रहे, स्वस्थ रहे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।